नमस्कार, स्वागत है दिन भर की बड़ी खबरों में। आपके साथ मैं हूं मुबशरा परवीन। खबरों में आज बात होगी बिहार में बीजेपी की हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स की, मणिपुर में भाजपा मंत्रियों के अपने ही पार्टी के खिलाफ मोर्चे की, देखेंगे बिहार में बीजेपी के शराब कांड को, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे महाराष्ट्र में सीट बंटवारे पर क्यों फंसी कांग्रेस। इन सब पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। 23-24 अक्टूबर को रूस की यात्रा पर जाएंगे पीएम मोदी। 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में होंगे शामिल। पराली जलाने को लेकर हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी का बयान, बोले हमारे किसान पराली नहीं जलाएंगे, वो जागरूक है। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए ने किया सीट शेयरिंग का ऐलान। बीजेपी 68 तो 810 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। कर्नाटक में भूमि आवंटन विवाद के बीच ईडी का बड़ा एक्शन। मैसूर में मुडा ऑफिस पर मारा छापा। और अब खबरें विस्तार से। बात करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर की। यूपी की बहराइच में हुई हिंसा के बाद आज जुमे की नमाज को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर रहा। दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान हुई सांप्रदायिक हिंसा में एक युवक की मौत के बाद माहौल पूरी तरह से बिगड़ गया। इसको लेकर राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए गए थे। ऐसे में हिंसा के बाद जुमे की नमाज को लेकर राज्य में सुरक्षा के मद्देनजर जिला प्रशासन पूरी तरह चौकन्ना दिखाई दिया। बहराइच हिंसा को हुए पूरे 6 दिन बीत चुके हैं। हालांकि हालात अभी भी खौफजदा बने हुए हैं। ऐसे में हिंसा के बाद पहली जुमे की नमाज को लेकर पुलिस अलर्ट मोड पर दिखाई दी। नमाज के दौरान अमन चैन बना रहे, इसके लिए प्रशासन की तरफ से कड़ी चौकसी बरती गई। इससे पहले 17 अक्टूबर को यूपी पुलिस ने बहराइच हिंसा के 2 आरोपियों सरफराज खान और मोहम्मद तालीम को नेपाल बॉर्डर के पास एनकाउंटर किया। इस दौरान दोनों के पैर पर गोली लगी। वहीं यूपी पुलिस के एनकाउंटर को लेकर कई सवाल भी खड़े हुए। इस मामले पर विपक्ष ने योगी सरकार को निशाने पर लिया और इस एनकाउंटर को फेक बताया। बता दें, बहराइच से करीब 40 किलोमीटर दूर महाराजगंज बाजार में 13 अक्टूबर की शाम 6 बजे दुर्गा प्रतिमा का जुलूस निकाला जा रहा था। इसी दौरान कुछ युवकों ने डीजे बंद करने को कहा तो विवाद हो गया। थोड़ी देर में हिंसा भड़क गई। पथराव, आगजनी के साथ 20 राउंड से ज्यादा फायरिंग हुई। इसमें रामगोपाल की मौत हो गई। 50 से ज्यादा घरों और अस्पतालों, शोरूम में आग लगा दी गई और देखते ही देखते हिंसा की आग कई इलाकों में फैलती चली गई। इस हिंसा को लेकर राज्य की योगी सरकार और कानून व्यवस्था पर कई सवालिया निशान खड़े किए गए। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि वो बिना नाम जाने भी ये बता सकते हैं कि सरकार ने किन लोगों का एनकाउंटर किया होगा। अगर एनकाउंटर और हाफ एनकाउंटर से कानून व्यवस्था में सुधार होता तो उत्तर प्रदेश आज काफी आगे होता। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी नाकामी छिपाने के लिए एनकाउंटर का सहारा ले रहे हैं। इसी के साथ एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने भी एनकाउंटर पर सवाल उठाते हुए इसे मुख्यमंत्री योगी की ठोक देंगे नीति बताया। ऐसे में एक तरफ एनकाउंटर का विरोध किया जा रहा है तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी नेताओं ने इसे सही बताया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि वैसे अपराधियों को तो बीच चौराहे पर खत्म कर देना चाहिए, लेकिन वो बचा हुआ यही काफी है। इसी के साथ में बहराइच में हुई हिंसा को देखते हुए जुमे की नमाज को लेकर प्रशासन का पूरा अलर्ट देखने को मिला। बिहार में विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही राजनीतिक यात्राओं का दौर शुरू हो गया है। जहां पहले आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने संवाद यात्रा निकाली, तो वहीं अब केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह हिंदू स्वाभिमान यात्रा की शुरुआत करने जा रहे हैं। इसका मकसद हिंदुओं को एकजुट करना बताया जा रहा है। लेकिन इस यात्रा ने न केवल बिहार में बल्कि देश भर में धार्मिक और राजनीतिक चर्चाओं को तेज कर दिया है। वो भी ऐसे वक्त में जब पहले ही धार्मिक यात्राओं को लेकर बवाल और सांप्रदायिक तनाव चरम पर देखा जा रहा है। गिरिराज सिंह की इस यात्रा को लेकर पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने भी कुछ ऐसा बयान दे दिया है जिससे हर तरफ इसकी चर्चा की जा रही है। बिहार में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकाल रहे हैं। ये यात्रा 18 अक्टूबर से शुरू होकर 22 अक्टूबर तक चलेगी। सीमांचल से शुरू हो रही इस यात्रा को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। पहले ही विपक्ष की तरफ से इस यात्रा की आलोचना जबरदस्त तरीके से की जा रही है, तो अब इस यात्रा को लेकर पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने भी बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि गिरिराज सिंह यात्रा करें, हमें इससे कोई आपत्ति नहीं, मगर अमन और सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश हुई तो मेरी लाश पर से आपको गुजरना होगा। यदि अमन बिगाड़ने की कोशिश हुई तो मेरे लाश पर चलना होगा। आपसे मर जाएंगे, कोशिश सीमांचल का स्वाद बिगड़ने नहीं दे, हमें मारना पड़ेगा। और ये यात्रा तो नीतीश कुमार जी के पीठ में खंजर भोंकने की यात्रा है। बता दें, पहले भी इस यात्रा को लेकर खुद बीजेपी की सहयोगी पार्टी जेडीयू की तरफ से भी गिरिराज सिंह को नसीहत दी जा चुकी है। जेडीयू नेता नीरज कुमार ने जाति धर्म का हवाला देते हुए गिरिराज सिंह को संविधान की शपथ याद करने की बात कही थी। नीरज का कहना था कि देश में संविधान भी है जो कहता है कि धर्म जाति से ऊपर उठकर काम करेंगे। बता दें, बिहार में अगले साल चुनाव है। ऐसे में कहा जा रहा है कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति करने के लिए केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह को मैदान में उतारा गया है।
बिहार की सियासत में मची हलचल और नीतीश कुमार से बीजेपी की नाराजगी की वजह से बीजेपी इस यात्रा के जरिए वोट बैंक साधने की कोशिश में लगी हुई है। गिरिराज सिंह की हिंदू स्वाभिमान यात्रा में मुस्लिम बहुल सीमांचल इलाकों पर बीजेपी का पूरा फोकस होगा। ऐसे में सीमांचल में गिरिराज सिंह की यात्रा का सबसे मुखर विरोध पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव कर रहे हैं। उनका मानना है कि ये यात्रा सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने के लिए निकाली जा रही है। बता दें, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने भी गिरिराज सिंह की यात्रा को लेकर तंज कसा और कहा, गिरिराज सिंह की यात्रा का उद्देश्य केवल अशांति फैलाना है। वो बिहार में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की राजनीति कर रहे हैं। ऐसे में गिरिराज सिंह की यात्रा को लेकर न केवल विपक्ष की तरफ से विरोध किया जा रहा है, बल्कि इसने राजनीतिक माहौल को और गर्म कर दिया है। मणिपुर में पिछले 1 साल से भी ज्यादा लंबे वक्त से हिंसा जारी है। डबल इंजन की सरकार होते हुए भी राज्य के हालात जस के तस बने हुए हैं। ऐसे में राज्य में शांति बहाल करने को लेकर अब बीजेपी विधायकों ने अपनी ही पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। यानी बीजेपी के मंत्रियों ने मुख्यमंत्री एन बीरेन्द्र सिंह को हटाने की मांग कर दी है और न सिर्फ मांग की है, बल्कि प्रधानमंत्री मोदी को एक संदेश भी भेजा है। पूरी खबर देखिए इस रिपोर्ट में। मणिपुर में पिछले 17 महीनों से जारी हिंसा को देखते हुए बीजेपी के मंत्री और विधायकों ने अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। राज्य में डबल इंजन की सरकार होते हुए भी मोदी सरकार राज्य में शांति बहाल करने में असफल साबित हुई है। ऐसे में बीजेपी के 19 विधायकों ने मुख्यमंत्री एन बीरेन्द्र सिंह को हटाने की मांग करते हुए प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी भेजी है। विधायकों का कहना है कि राज्य में शांति बहाल करने के लिए सीएम को हटाना ही एकमात्र समाधान है। बता दें, इस चिट्ठी पर साइन करने वाले विधायकों में विधानसभा अध्यक्ष थोकचोम सत्यव्रत सिंह, मंत्री थोंगम विश्वजीत सिंह और युमनान खेमचंद सिंह शामिल हैं। ये चिट्ठी तब लिखी गई जब मंगलवार को दिल्ली में पहली बार मेतई, कुकी और नागा विधायकों के बीच एक बैठक हुई। चिट्ठी में कहा गया है कि मणिपुर के लोग बीजेपी सरकार से सवाल कर रहे हैं कि राज्य में अभी तक शांति क्यों नहीं बहाल हुई है। इसी के साथ कहा गया है कि अगर जल्द समाधान नहीं निकला तो विधायकों से इस्तीफा देने की मांग भी की जा रही है। ऐसे में अपनी ही पार्टी को आड़े हाथ लेते हुए बीजेपी के मंत्रियों ने मुख्यमंत्री के इस्तीफे को लेकर आवाज उठाई है। बता दें, पिछले साल 19 अप्रैल 2023 को एक आदेश जारी किया जिसमें राज्य के बहुसंख्यक मेतई समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया था। हाईकोर्ट ने सरकार को आदेश दिया था कि वो 10 साल पुरानी सिफारिश को लागू करे, जिसमें गैर जनजाति मेतई समुदाय को जनजाति में शामिल करने की बात कही गई थी। इस आदेश के बाद राज्य में मेतई समुदाय और कुकी समुदाय के बीच विवाद शुरू हो गया और धीरे धीरे ये हिंसक रूप लेता गया और आज हालात ये हो चुके हैं कि 17 महीनों से राज्य में बड़े स्तर पर हिंसा देखने को मिल रही है, जिसमें केंद्र की मोदी सरकार और राज्य की बीजेपी सरकार ना तो हिंसा पर काबू कर पाई है और न ही इसको लेकर कोई योजना बना पाई है। आलम यह है कि मणिपुर के हालात बद से बदतर होने की कगार पर है। बता दें, राज्य में शांति बहाल करने को लेकर मंगलवार 15 अक्टूबर मेतई, कुकी और नागा समुदाय के 20 विधायक दिल्ली पहुंचे थे। ये बैठक गृह मंत्रालय में की जानी थी, लेकिन बाद में आईबी के ऑफिस जाकर ये मीटिंग की गई। जानकारी के मुताबिक करीब 1.5 घंटे चली बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मणिपुर के सीएम एन बीरेन्द्र सिंह मौजूद नहीं थे। ऐसे में कहा जा रहा है कि केंद्र की मोदी सरकार इस वक्त 2 राज्यों में होने वाले चुनाव पर अपना ध्यान केंद्रित कर रही है। मणिपुर में बिगड़ते हालातों पर मोदी सरकार अब भी खामोश है। मणिपुर में बीजेपी की सरकार निशाने पर है तो बिहार में भी भाजपा की मुश्किलें कम नहीं हो रही। राज्य में जहरीली शराब पीने से अब तक 50 लोगों की मौत की खबरें सामने आ रही हैं। जहरीली शराब से सबसे ज्यादा मौतें सिवान में हुई है। यहाँ अभी तक 30 लोगों की मौत हो चुकी है। ऐसे में बिहार में शराबबंदी को लेकर विपक्षी दलों ने राज्य की नीतीश सरकार और बीजेपी को आड़े हाथ लेना शुरू कर दिया है। तो शराबबंदी को लेकर क्या कुछ सियासी घमासान मचा हुआ है, देखिए इस रिपोर्ट में। बिहार में जहरीली शराब पीने से लोगों की मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। खबरों की माने तो पिछले 72 घंटों में 40 लोगों की मौत जहरीली शराब पीने से हो गई है। वहीं बड़ी संख्या में लोग बीमार पड़ गए हैं, जिनका अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि जहरीली शराब से सबसे ज्यादा मौतें सिवान में हुई है। यहाँ अभी तक 30 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं छपरा, सारण और गोपालगंज में भी कई लोगों की मौत की खबरें हैं। बिहार में पिछले 8 सालों से शराबबंदी लागू है, लेकिन मौत के ये आंकड़े गवाही दे रहे हैं कि नीतीश कुमार का शराबबंदी अभियान और बीजेपी की डबल इंजन की सरकार राज्य में अब पूरी तरह से फेल हो चुकी है। इसी के साथ बिहार में शराबबंदी पर जमकर सियासी बयानबाजी भी हो रही है। विपक्षी पार्टियां नीतीश सरकार पर शराबबंदी को लेकर जमकर हमला बोल रही है और राज्य में हो रही मौतों पर जवाब मांग रही है। इस बीच नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर बड़ा हमला बोलते हुए कह दिया है कि नीतीश कुमार बिहार चलाने लायक नहीं है। तेजस्वी यादव ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा, शराबबंदी नीतीश सरकार की भ्रष्टाचार का एक उदाहरण है। सरकार की कमजोर इच्छा शक्ति और अधिकारियों पर निर्भरता की वजह से शराबबंदी आज बिहार में सुपर फ्लॉप हुई है। इसी के साथ नीतीश सरकार को निशाने पर लेते हुए तेजस्वी यादव ने कहा, पुलिस और शराब माफियाओं के गठजोड़ से बिहार में 30,000 करोड़ रुपए ज्यादा का अवैध शराब कारोबार चल रहा है।
इतना ही नहीं, शराबबंदी पर नीतीश सरकार को घेरते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होशमंद है तो इन सवालों का जवाब दें। इन सवालों में बिहार के हर चौक चौराहों पर शराब के ठेके खुलवाए जाने से लेकर शराबबंदी में पकड़े गए जेडीयू के नेता और कार्यकर्ताओं के शामिल होने की बात कही गई है। बता दें, बिहार में जल्द विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में जहरीली शराब से लोगों की मौत ने न केवल नीतीश की टेंशन बढ़ा दी है, बल्कि केंद्र की भाजपा सरकार को भी कश्मकश में डाल दिया है। ऐसे में इस पर जमकर राजनीति की जा रही है। हरियाणा में हार के बाद कांग्रेस महाराष्ट्र और झारखंड में होने वाले चुनाव के लिए खुद को मजबूत करने की कवायद में है, लेकिन महाराष्ट्र में सीट बंटवारे को लेकर कांग्रेस और शिवसेना में मतभेद दिखाई देने लगे हैं। पूरी खबर देखिए इस रिपोर्ट में। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान हो गया है, लेकिन कांग्रेस, शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के बीच सीट बंटवारे का पेच नहीं सुलझ सका है। एक तरफ जहां कांग्रेस हरियाणा में अपनी हार से सबक लेकर फूंक फूंक कर कदम रख रही है, तो वहीं एमवीए में सीट बंटवारे को लेकर कुछ तय नहीं कर पा रही है। ऐसे में सीट शेयरिंग को लेकर फंसे पेच पर अब शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत का बयान आया है। संजय राउत ने शुक्रवार को पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता फैसला लेने में सक्षम नहीं है। कांग्रेस नेताओं को बार बार लिस्ट दिल्ली भेजनी पड़ती है, फिर चर्चा होती है। अब वो समय निकल चुका है, अब समय बहुत कम है। ऐसे में सीट बंटवारे को लेकर उद्धव ठाकरे की शिवसेना और कांग्रेस के नेताओं में तनातनी बढ़ गई है। इसे लेकर महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग को लेकर महाविकास अघाड़ी लगातार बैठकें कर रही है। बताया जा रहा है कि शिवसेना विदर्भ से ज्यादा सीटों की मांग कर रही है, लेकिन महाराष्ट्र कांग्रेस देने के लिए तैयार नहीं है। विदर्भ के अलावा मुंबई और मराठवाड़ा में भी कांग्रेस शिवसेना यूबीटी को ज्यादा सीटें देने के लिए तैयार नहीं है। बता दें कि महाराष्ट्र में कुल 288 विधानसभा सीटें हैं। ऐसे में महाविकास अघाड़ी के बीच 260 सीटों पर बंटवारे की सहमति बन चुकी है, लेकिन 28 सीटों पर अभी भी तकरार जारी है। वहीं इन सब के बीच शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत सीटों के बंटवारे को लेकर सीधा लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से बात करने वाले हैं। ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि महाराष्ट्र चुनाव को लेकर सीट बंटवारे पर आखिर में क्या फैसला लिया जाता है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहे मेरे साथ। नमस्कार।